जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे we will discuss about the constitution of the Islamic Republic of Pakistan। ठीक है, ये जो रिसेंटली जॉब्स आई हैं एसडीओ की, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो उसमें जो है ये हमारा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है इंक्लूड है। क्या इसे हमने रीड करना है, तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसके आर्टिकल 1 से लेकर 60 आर्टिकल्स तक जो है वो हम इसको कवर कर लें। तो सबसे पहले जो है इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो हमारा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हुआ था 10 अप्रैल 1973 में असेंबली से पास हुआ। ठीक है, 10 अप्रैल 1973। ठीक है, 10 अप्रैल 1973 से ये पास हुआ असेंबली से। 10 अप्रैल 1973। उसके बाद फिर सदर ने इसको मंजूरी दी 12 अप्रैल 1973 को, और आखिरकार ये इन्फोर्स हो गया 14 अगस्त 1973 को। ये इन्फोर्स हो गया हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर जो टोटल वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये इसका प्रीफेस है। इसके बाद कि इसके अंदर टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, तो इसके अंदर जो टोटल आर्टिकल्स हैं हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो टोटल जो है वो 280 आर्टिकल्स। ठीक है, 280 आर्टिकल्स हैं हमारे। और इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे पार्ट 1 दिख रहा है, तो टोटल जो इसके पार्ट्स हैं वो 12 पार्ट्स हैं। 12। तो अब हम थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं, देन हम आर्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 1 इसका इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, इसमें आपको मतलब इसका इंट्रोडक्शन है, रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, और इन्हें अभी हम इसके जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पार्ट 2 इसका फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। इस तरह पार्ट 3 जो है, ठीक है, इसके दो चैप्टर्स हैं। फिर आगे हमारे पास पार्ट 2 के एक में जो है वो फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। फिर उसके बाद पार्ट 3 है, ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फेडरेशन मतलब इसमें प्रेसिडेंट के बारे में, चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में है। चैप्टर 2 इसका मजलिस शोरा मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है उसको डील करता है। ठीक है, बाकी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, फाइनेंशियल प्रोसीजर, ये सारा। चैप्टर 3 में फेडरल गवर्नमेंट है। फिर पार्ट 4 जो है इसमें प्रोविंसेस को ये डील कर रहा है। इसमें चैप्टर 1 द गवर्नर्स, ठीक है, गवर्नर के बारे में। चैप्टर 2 प्रोविंशियल असेंबलीज। इसका चैप्टर 3 जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को डील करता है। पार्ट 5 है, इसमें है द रिलेशंस बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। चैप्टर 1 के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे होगी। चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। और चैप्टर 3 स्पेशल प्रोविजंस। मतलब इसी तरह फिर हमारे पास जो आ जाते हैं, पार्ट 6 है, ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स। चैप्टर 1 इसका फाइनेंस को डील करता है। चैप्टर 2 जो है वो बोरिंग और ऑडिट को। चैप्टर 3 जो है वो प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइबिलिटीज एंड सूट्स। ये भी हम 1 बाय 1 ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 7 केचर आ जाता है, कोर्ट्स वगैरह ये सारा। इसी तरह मतलब टोटल जो है ना वो इसके पार्ट 8 है वो इलेक्शंस को डील करता है। पार्ट 9 इस्लामिक प्रोविजंस को। पार्ट 10 इमरजेंसी प्रोविजंस को। पार्ट 11 अमेंडमेंट है, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पार्ट 11 जो है वो मिसलेनियस। ठीक है, चैप्टर 1 सर्विसेज को। चैप्टर 2 आर्म फोर्सेस को। इसका चैप्टर 3 ट्राइबल एरियाज के बारे में है। चैप्टर 4 जनरल है। ठीक है, ये हम सारा 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे ये सारा। अब टोटल इसके 12 पार्ट्स हैं। अब जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है
और टोटल जो है ना वो इसके 7 शेड्यूल्स है, ठीक है, 7 शेड्यूल्स हैं और 12 पार्ट्स हैं। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है, क्या कहते हैं इसको, जो इसके पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, उस आपसे वो पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है या पार्ट 3 है वो किस से डील, मतलब किस चीज के बारे में है। तो इनको ना याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है, इन्हें याद करने का एक ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रिक है इनको याद करने का। आई फ्लाई, आई फ्लाई फ्रॉम पाकिस्तान टू रशिया, टू रशिया, फ्रांस एंड एंड जापान। एवरीवन इज एक्साइटेड, ठीक है, एवरीवन इज एक्साइटेड एंड मूविंग, ठीक है। इस लाइन से आप इसके 12 पार्ट्स को याद कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आई है, ठीक है, ये आई है, तो आई से ये क्या बनेगा, आई से ये हो जाएगा, मतलब जैसे इसका इंट्रोडक्टरी था, ठीक है, इंट्रोडक्टरी, आई से क्या आ गया, फर्स्ट जो इसका पार्ट डील करा था इंट्रोडक्टरी। ये फ्लाई के एफ से फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, और फ्रॉम के एफ से जो हम पढ़ रहे थे कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, के फेडरेशन, पार्ट 4 जो है वो इसका डील कर रहा है फेडरेशन से, सॉरी पार्ट 3 जो है ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा पार्ट जो 4 है वो किससे डील कर रहा था, ये देखिए पी से पाकिस्तान का जो है ये पार्ट 4 इससे डील कर रहा था। पार्ट 7 है, ठीक है, पार्ट 6 फाइनेंस प्रॉपर्टी, पार्ट 5 रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रोविंसेस, ठीक है, पार्ट 4 किससे डील कर रहा था, प्रोविंसेस के साथ। तो ये देखिए पाकिस्तान से यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोविंसेस, ठीक है, पाकिस्तान से यहाँ से प्रोविंसेस आगे, आप मतलब इसी तरह जो आर इससे रिलेशनशिप वो जो अगला आ गया, ठीक है, मतलब इस तरह फिर आप जो है वो इससे सारे याद रख सकते हैं जितने भी पिछले आपके पार्ट्स हैं, इनको आप इनके नेम से याद कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट पार्ट मिसलेनियस है तो वो मूविंग से मिसलेनियस, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ ए से इसके क्या आ जाएगा, अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लें। मतलब इस तरह आप फर्स्ट फर्स्ट वर्ड से जो है वो इसके 12 पार्ट्स को याद कर सकते हैं। अब हम जरा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसके हम सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 जो है वो इसका इंट्रोडक्टरी है, ठीक है, जिसमें इसका कहने के इंट्रोडक्शन है, पाकिस्तान के नाम को वाजिया करता है। तो आर्टिकल के पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी। अब इसका जो पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी है, इसमें जो पहला आर्टिकल है, हमारे पास पहला आर्टिकल है वो कौन सा है, यहाँ पे आपके जो साइड पे लिखा हुआ है ना, साइड पे, ये आपने देख लेना है, क्योंकि आर्टिकल 1 यही है, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। वो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि जो आर्टिकल 1 है वो किससे डील कर रहा है, या द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज ये 1973 का कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है। तो ये फिर आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 1 है। द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब इसका ये क्या है, ये पाकिस्तान के ना नाम को जाहिर कर रहा है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जमहूरिया, कि पाकिस्तान शैल बी द फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, क्या नाम होगा इसका, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रेफर टू एज पाकिस्तान। अब टेरिटरीज क्या है, टेरिटरीज कहते हैं इसके हिस्सों को, ठीक है, टेरिटरीज किसे कहते हैं, हिस्सों को।
अब आपको पता है कि इसमें हमारे चार प्रोविंसेस आ जाते हैं, बलूचिस्तान आ जाता है, केपीके आ जाता है, ठीक है, पंजाब है, सिंध है, और दूसरा जो है वो हमारी कैपिटल टेरिटरी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। क्या अब आपने इसको सारा सारा रीड नहीं करना, जो जो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम जस्ट वही देखेंगे, ठीक है। सारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं वो आप इसके अंदर करेंगे। उसके बाद अब जो इसका सेकंड आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल क्या है, सेकंड आर्टिकल है कि द इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन, ठीक है, कि इस्लाम क्या होगा, स्टेट रिलीजन होगा पाकिस्तान का। इसी तरह फिर आर्टिकल नंबर 3 क्या है, आर्टिकल नंबर 3 जो है हमारे पास है इलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, इलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि किसी के साथ भी कोई फर्क नहीं रखा जाएगा। द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू हिज अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। मतलब किसी के साथ भी कोई भी जो है वो फर्क नहीं रखेंगे। इसी तरह आर्टिकल नंबर 4 है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डील्ड विद इन अकॉर्डिंग विद लॉ, ठीक है, कि किसी भी बंदे को कानून के अलावा डील नहीं किया जाएगा, मतलब जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है उसी के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एवरी सिटीजन एंड ऑफ एवरी पर्सन फॉर द टाइम बिंग विद इन पाकिस्तान, ठीक है, मतलब जो भी कह लेंगे कानून के अलावा किसी तरह भी उसे डील नहीं किया जाएगा, मतलब जो कुछ भी होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, कानून के मुताबिक होगा। इसी तरह आर्टिकल नंबर 5 है, ठीक है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा, वही बात है कि किसी को भी कानून के अलावा किसी चीज कोई चीज करने पर उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 5 है द लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ठीक है, लॉयल्टी मतलब जो हर बंदा होगा वो जो भी काम करेगा वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल होगा, ठीक है, वफादार होगा। Obedience to the Constitution and law is obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan। मतलब उसने क्या करना है, अपनी स्टेट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल हो रहा है। और फिर आर्टिकल नंबर 6 किससे डील करता है, आर्टिकल नंबर 6 डील करता है हाई ट्रीजन से, ठीक है, आपने इनके नेम्स लाजमी याद रखने हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 6 किससे डील कर रहा है, मतलब हाई ट्रीजन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई कानून को तोड़ेगा, ठीक है, मतलब एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सस्पेंड्स invents or attempts conspires to abrogate or subvert suspend to hold in the constitution by the force of, मतलब अगर कोई भी जो है वो अगर कानून को तोड़ेगा, ठीक है, विदाउट एनी मतलब जो उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है उसके खिलाफ जो कानून को तोड़ेगा, तो फिर हम कहेंगे कि उसने क्या किया है, उसने स्टेट के साथ जो है वो गद्दारी की है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाई ट्रेजन का है। अब ये था पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 जो डील करता है उसमें आर्टिकल 1 to 6 आते हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अब फंडामेंटल राइट्स इसका पहला जो है वो चैप्टर है, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज का दूसरा चैप्टर है पार्ट 2 का। आर्टिकल 7 to 20, ठीक है, आर्टिकल नंबर 8, ठीक है, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। आर्टिकल 8 से लेकर जो आर्टिकल 28 हैं वो किसको डील कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जरा इसको देख लेते हैं कि ये आर्टिकल नंबर 7 क्या है। आर्टिकल नंबर 7 जो है वो इसमें हमें ये बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन बताता है। अब जो स्टेट है, ठीक है, रियासत, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं इन दिस पार्ट,
ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं स्टेट के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट आ रही है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट। इसके अलावा मजलिस शोरा आ रही है। ठीक है, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाएगी इसके अंदर, प्रोविंशियल असेंबली आ जाएगी। एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान आर एज बाय लॉ empowered टू impose एनी टैक्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर स्टेट जो है उसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली और अदर अथॉरिटीज आर बाय द लॉ, मतलब जो कि क्या कर सकती हैं, कोई भी ऐसा इदारा जो टैक्स लगा सकता है उसे हम स्टेट का दर्जा कहते हैं। ठीक है, एनी अदर लोकल अथॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर जो कि टैक्स लगा सकती है, वो किसके अंडर आती है, मतलब उसे हम स्टेट कहेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल नंबर 8 किससे डील करता है? आर्टिकल नंबर 8 जो है वो डील करता है द लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। ठीक है, टू बी वॉइड का मतलब क्या है कि ऐसे तमाम लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होंगे, बुनियादी हकूक के खिलाफ होंगे, ऐसे लॉज को, मतलब ऐसे लॉज नहीं बनाए जाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे द राइट्स सो कन्फर्म्ड एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, मतलब वही कि ऐसे तमाम लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होंगे वो नहीं बनाए जाए। मतलब स्टेट आगे भी जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को मतलब के खिलाफ। उसके बाद हमारे पास ये इरेलीवेंट है, ये भी एग्जाम के लिहाज से इतना इनवैलिड इनवैलिड इरेलीवेंट नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको इतना नहीं पढ़ना क्योंकि इसके बारे में ऐसा चांस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 जो है ये डील करता है द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। क्या? पर्सन की सिक्योरिटी को। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ ऑफ लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी शख्स को उसकी लाइफ और आजादी से महरूम नहीं किया जाए। ठीक है, कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को मतलब जीने का हक है, उसकी उसकी लाइफ, उसको आजादी हासिल है, उसको किसी भी आजादी या उसकी जिंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा। इसका ही 9A है द क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट। एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ये हर शहर मतलब इनका हक है। आर्टिकल नंबर 10 किसे डील कर रहा है? आर्टिकल नंबर 10 डील कर रहा है द सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ ग्राउंड। मतलब अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं, मतलब आप उसको इन्फॉर्म किए बगैर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। और जैसे अरेस्ट कर कर लिया है, मतलब उसको अपने लीगल प्रैक्टिशनर मतलब जो है उस हक दिया जाएगा कि वो उससे मतलब कंसल्ट करे, वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ठीक है, डिफेंड का वो राइट रखता है। और जिसे भी आप अरेस्ट कर रहे हैं या कस्टडी में ले रहे हैं तो उसे आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आप उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अच्छा, इसी में ना वो ये बात भी कह देते हैं कि मतलब अगर ऐसा है कि अगर उस शख्स से, ठीक है, अगर कोई और मतलब उस शख्स से स्टेट को खतरा है या उस बंदे से, मतलब आप उसको फिर क्या कर सकते हैं, आप उसको फिर 8 माह तक कैद रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई और मसला है कि अगर वो मुल्क में फसाद वगैरह फैलाना चाहता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसी को डील कर रही हैं कि अगर वो मतलब मुल्क में फसाद फैलाना चाहता है तो फिर आप जितना मर्जी चाहें उसे आप रखें, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सारा आप लोगों ने ये नहीं कर पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद 10A है। 10A क्या है? 10A है कि राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक है, राइट टू फेयर ट्रायल, कि हर पाकिस्तानी शहरी को राइट टू फेयर ट्रायल का हक हासिल है। ठीक है, बिल्कुल फेयर तरीके से उसका ट्रायल होगा। मतलब उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज है, ठीक है, तो शैल बी इंटाइटल टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, तो उसका बिल्कुल क्या होगा, उसका फेयर ट्रायल होगा।
आर्टिकल नंबर 11 जो है ये डील करता है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एटसेट्रा प्रोहिबिटेड, कि slavery is non-consistent existence and forbidden and law sorry and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form। कि मतलब हर किस्म की जो स्लेवरी है, कोई भी बच्चा मतलब जो है वो नहीं होगी, स्लेवरी नहीं होगी, किसी से कोई भी मुशक्कत वाला काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स किसे कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग को। कि इंसानी स्मगलिंग और किसी भी तरह का मुशक्कत वाला काम जो है वो नहीं होगा। अब इसमें जो आपसे वो पूछ सकता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, 14 साल से कम बच्चे को शैल बी इंगेज इन एनी फैक्ट्री और माइन, मतलब उससे जो है 14 साल से कम बच्चे से कोई भी काम इस तरह का नहीं लिया जाएगा, ठीक है, मजदूरी वाला कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 12 है। आर्टिकल नंबर 12 जो है ये डील कर रहा है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मतलब क्या है, इसका ये है कि नो शैल लॉ ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ द पर्सन। अच्छा, अभी देखिए, फॉर एन एक्ट और omission दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय द लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और omission, फिर है द फॉर एन ऑफेंस बाय अ पेनल्टी ग्रेटर देन और ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। ये इसका सारे का मतलब क्या है, इसका सारे का मतलब ये है कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है, सबसे पहले तो आप इसके कॉन्सेप्ट को देखें कि रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या है। ये जो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी जुर्म की सजा जो है वो पहले होती थी 7 साल, ठीक है, किसी जुर्म की सजा पहले होती थी 7 इयर्स, लेकिन बाद में ये फैसला हो गया कि अब इसकी सजा कितनी हुआ करेगी, अब इसकी सजा 15 साल हुआ करेगी। अब यूं तो नहीं होगा कि कोई ऐसा शख्स जो पहले उस जुर्म में पहले कैद है, ठीक है, और उसको 7 इयर्स की सजा हुई हुई है, तो अब चेंजिंग्स होके अब उसको जो है वो 15 साल कर दी गई है। अब ये नहीं कि उसकी भी जो है वो सजा बढ़ा दी जाएगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसकी सजा जो पहले से जेल में है, उस जुर्म की जो सजा थी वो पहले 7 साल थी, तो अब वो जेल में है तो उसकी सजा 7 साल ही होगी, ठीक है, 15 साल नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। इसकी एक और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के पहले कह लें कि सड़क पे चलना, ठीक है, सड़क पे चलना कोई पनिशमेंट नहीं था, इसका नहीं था कि आप सड़क पे ट्रैफिक के दौरान चल सकते हैं, मतलब ये मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। अब ये कानून पास हो गया, या अब ये हो गया कि अब जो सड़क पे चलेगा उसको इतने मंथ की सजा है या जैसे भी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा 2 साल पहले जी चल रहा था तो अब इसको पकड़ के ले आओ, नहीं, ठीक है। तो ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। आर्टिकल नंबर 13 जो है ये किससे डील करता है, आर्टिकल नंबर 13 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। डबल पनिशमेंट, पहले तो आप देखें कि शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है, किसी भी शख्स को एक ही जुर्म की 2 बार सजा नहीं होगी, मतलब एक ही जुर्म की एक से ज्यादा दफा सजा नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा कहते हैं ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, ठीक है। नो शैल नो पर्सन शैल व्हेन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि मतलब आप किसी शख्स को भी मजबूर नहीं करेंगे कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, ठीक है, आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। इसी तरह आर्टिकल नंबर जो 14 है, ये क्या आर्टिकल नंबर 14 है, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द मैन, कि किसी भी शख्स की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे है कि द डिग्निटी ऑफ द मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ द होम शैल बी इनवॉयबल, आप किसी के भी घर में बिला इजाजत नहीं जा सकते, ठीक है।
मतलब अब आप एविडेंस इकट्ठा करने के लिए किसी भी शख्स को उसके घर में जाकर टॉर्चर नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। फिर आर्टिकल नंबर 15 क्या है? आर्टिकल नंबर 15 है द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि कोई भी शख्स किसी भी जगह जा सकता है। मतलब जहां अगर किसी लॉ ने या किसी कानून के तहत किसी जगह पे पाबंदी लगा दी गई है कि अभी आप वहां पे नहीं जा सकते, तो अब आप वहां पे नहीं जा सकेंगे। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में आप किसी भी जगह जो है वो इजिली मूव कर सकते हैं, आप वहां पे जा आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जहां पे लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, फिर आप वहां पर नहीं जा सकते। एवरी सिटीजन shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by the law in the public interest। ठीक है, मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जहां पे अब लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया वहां पे नहीं जा सकते। फ्री आर्टिकल नंबर 16 डील करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली से। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है? फ्रीडम ऑफ असेंबली है कि जहां चाहे चार लोग इकट्ठे हो सकते हैं। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, लेकिन अगर वहां अगर जो है उसने लॉ ने मतलब उसने पाबंदी लगा दी है, कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, फिर आप इस तरह जो है वो चार लोग वहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब दफा 144 लगती है तो फिर ये आर्टिकल नंबर 16 को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, फिर आप वहां पे दो लोग इकट्ठे, दो से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, दो लोग। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल नंबर 17 जो है ये डील करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से। मतलब कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म द एसोसिएशंस और यूनियन। हर सिटीजन का हक है, ठीक है, कि वो यूनियन बना सकता है, subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of sovereignty और integrity of the Pakistan। लेकिन अगर कोई मतलब है कि इससे सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान को अ, मतलब कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप जो है वो यूनियन बना सकते हैं। इसके अलावा जो ये सेकंड है ना, एवरी सिटीजन नॉट बीन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान टू फॉर्म अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब जब आप किसी अदारे में हैं तो आप उस अदारे की मर्जी के बगैर यूनियन नहीं बना सकते। ठीक है, बाकी यही रेलिवेंट है। फिर आर्टिकल नंबर 18 जो है ये डील करता है द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। Subject to such qualifications, if any, as may be prescribed by the law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business। मतलब जिसकी कानून इजाजत करता है, आप वो फ्रीली हर सिटीजन मतलब पाकिस्तान के सिटीजन को ये आजादी हासिल है कि वो क्या कर सकता है, वो अपना फ्रीली जो है वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 है। आर्टिकल नंबर 19 किसे डील करता है? आर्टिकल नंबर 19 जो है ये डील करता है द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हर शहरी को बोलने का हक है। एवरी सिटीजन शिल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, लेकिन अगर लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो फिर नहीं, मतलब वो होता है कि आप वो फिर पाकिस्तान के डिफेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए, या इसने कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिया है जैसे प्रेस वगैरह पे या ये वो, तो वो फिर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वैसे हर शहरी को जो है वो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। 19A क्या है? 19A है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि एवरी सिटीजन shall have the right to access of information in all the matters of public importance। मतलब कि हर शहरी को हक है कि उसके पास इंफॉर्मेशन हो, सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। मतलब कि जो चीज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या उसे नहीं रिवील करते, हम उसे रिवील नहीं कर सकते, कि ऐसी कोई मालूमात जो कि मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं, तो वो फिर नहीं दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 20 है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि
सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट हिज रिलीजन। मतलब पाकिस्तान में अब डिफरेंट मतलब माइनॉरिटीज भी हैं, तो हर किसी को हक है कि वो क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब अपने रिलीजन को प्रोपिगेट कर सकता है, मतलब वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को क्या है, अटेंड कर सकता है। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? आर्टिकल नंबर 21 है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब अब ये नहीं, हिंदू ये नहीं कह सकते कि मतलब जो टैक्स जो है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम ईसाइयों से चंदा नहीं मांग सकते, ठीक है, क्योंकि मुसलमान जैसे चंदा मांगते हैं, तो हम ईसाइयों से नहीं कह सकते, उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि आप भी चंदा दें, ठीक है। मतलब वो टैक्स जो हम ईसाइयों पर नहीं लगाया जाएगा और जो मुसलमानों पर लगता है वो ईसाइयों पर नहीं लगाया जाएगा। ये है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कि हम ये नहीं कह सकते मुसलमान के हम चंदा इकट्ठे कर रहे हैं और हम ईसाइयों को कहें कि आप भी चंदा दें, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स which are to be spent on the propagation of maintenance of any religion other than his own। मतलब वो रिलीजन उसका नहीं है, लेकिन हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आप हमारे रिलीजन को प्रोपेगेट या मेंटेन करने के लिए हमें पैसे दें। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 है। आर्टिकल नंबर 22 किसको डील करता है? द सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव religious instructions or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction ceremony or worship relates to a religion other than his own, ठीक है। कि किसी भी पर्सन को हम मतलब ये नहीं कह सकते कि वो किसी और रिलीजन की जो है वो रिलीजियस सेरेमनी को अटेंड वगैरह करें। ये बाकी ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, आप इसको ना। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 23 प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, ठीक है। हर शहरी को एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब वो पाकिस्तान के किसी की भी पार्ट में अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 है द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मतलब उसको उसकी प्रॉपर्टी से जो है वो महरूम नहीं किया जा सकता इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है, लॉ के मुताबिक। ये रेलिवेंट नहीं है, ये आप ना करें, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 25 है। आर्टिकल नंबर 25 है इक्वलिटी ऑफ सिटीजेंस, ऑल सिटीजेंस आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। के मतलब जितने भी सिटी शहरी हैं वो क्या है, इक्वल है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब जेंडर की बेस पे या किसी भी बेस पे कोई भी इम्तियाज नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं रखा जाएगा। 25A है राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दें तमाम चिल्ड्रंस को, किस एज से किस एज तक? तो 5 to 16 ईयर्स तक, ठीक है। 5 to 16, ठीक है, 5 से लेकर 16 साल के उम्र के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल नंबर 26 है। आर्टिकल नंबर 26 डील करता है द नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट ऑफ रिजॉर्ट, ठीक है, ऑफ रिजॉर्ट not intended for religious purposes only, there shall be no discrimination against any citizens on the ground of race, sex, taste, residence of the place of birth। मतलब कि जो पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह है वहां पे कोई भी रिलीजन का लोग है, कोई भी कास्ट का है, कोई भी मतलब जेंडर है, वहां पे उसको जाने का पूरा हक है। लेकिन
shall prevent the state from making any special provisions। मतलब जो पार्क्स हैं ये अक्सर इस पर टाइमिंग्स बना दी जाती हैं कि ये टाइम सिर्फ बच्चों और औरतों के लिए है। तो वो टाइम सिर्फ उन्हीं के लिए, मतलब जो स्टेट अगर वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो उसको फॉलो किया जाएगा। वैसे जो है वो हर शहरी को हक है कि वो कहीं भी किसी भी जो पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह है वो वहां पे फ्रीली जा सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 27 है सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। मतलब जो पाकिस्तान का शहरी है ना वो मुलाजमत का हिस्सा बन सकता है, इसमें ये है। बाकी ये इरेलीवेंट है, ये चीजें आप लोग ना करें। आर्टिकल नंबर 28 है। आर्टिकल नंबर 28 डील करता है द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। मतलब अब हमारे मुल्क में डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट मतलब माइनॉरिटीज हैं, कोई हिंदू है कोई सिख है, इनके अपने अपने कल्चर्स हैं। तो अब हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को भी नहीं कह सकते कि वो हमारी जबान बोलें या हमारे कल्चर को फॉलो करें। ये हमारी आइन की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि कोई किसी को नहीं कह सकता कि आप हमारी जबान बोलें, हमारे कल्चर को फॉलो करें, ठीक है, या हमारे मजहब को अडॉप्ट करें। तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, स्टेट शैल हैव द सॉरी shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institutions for that purpose। चाहिए ये जो आर्टिकल नंबर 8 से 28 ये सारे फंडामेंटल राइट्स को डील कर रहे थे, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका चैप्टर नंबर 2 है, इसका चैप्टर नंबर 2 है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ जो पॉलिसी है ये वो तमाम असूल हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये वो तमाम असूल हैं जो कि एक स्टेट को दिए जाते हैं कि वो कोशिश करें कि जितने भी जो इंटरनल अफेयर्स हैं इन्हें जो है वो इन असूलों को देखते हुए जो है वो डील किया जाए। मतलब जितने भी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स हैं, जितने भी मामलात हैं, वो इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को, इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए उन जो है अफेयर्स को, उन काम को डील करें। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 यही था। अब ये वन तो यही है, ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। टू का, इस टू में ये बताया गया है इन सो फार ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स मे बी डिपेंडेंट अपॉन सोर्सेज बीइंग अवेलेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इदारे के जो हेड हैं अगर उसके पास रिसोर्सेज होंगे वो तभी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर जो है वो अमल कर सकेंगे। ठीक है, और ये जो थ्री है, थ्री में ये बताया गया है कि जो वफाक का एरिया होगा, ठीक है, फेडरेशन के जो मामलात है सारे वो प्रेसिडेंट और जो सूबों में है वो क्या देखेंगे वहां पे, जो वहां के जो गवर्नर्स हैं वो उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेंस की रिपोर्ट बनाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 30 जो है ये डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। मतलब जो भी अदारे का बंदा है ना वो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक चलेगा। The responsibility of deciding whether any action of an organ or the authority of the state performing functions on the behalf of an organ is in accordance with the principles of policy। मतलब कि जब आप, मतलब इसका मतलब यही है कि जो भी अदारे का बंदा है ना वो उन्होंने इस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक चलना है। ठीक है, और द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन और ऑफ अ लॉ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड। मतलब कि अब जो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मुताबिक जब आप चल रहे हैं इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक तो फिर आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 31 है। आर्टिकल नंबर 31 डील कर रहा है द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles। मतलब कि लोगों को जो है वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जिम्मेदारी भी जो है वो स्टेट की है। अब इसमें आ जाता है, अब इसमें आ जाता है कि जो स्टेट जो है टू मेक द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड इस्लामियत कंपलसरी, कि होली कुरान और इस्लामियत की जो टीचिंग्स हैं इनको कंपलसरी बनाए। ठीक है,
एंड फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। करेक्ट एंड एग्जैक्ट प्रिंटिंग हो, पब्लिशिंग, मतलब एग्जैक्ट जो है वो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग हो होली कुरान की। इसके अलावा टू प्रमोट यूनिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स, और जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है ज़कात वगैरह की, मतलब इसको भी जो है वो सिक्योर किया जाए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल नंबर 32 डील कर रहा है द प्रपोर्शन प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब एक सोसाइटी है, ठीक है, अब उसमें काफी सारे लोग रह रहे हैं। अब आम बंदा जो है वो अपनी बात ऊपर अथॉरिटी तक कैसे पहुंचाएगा? तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे लोकल इंस्टीट्यूशंस लगाए जाएं ताकि उनकी बात जो है वो आगे अथॉरिटी तक, आके ऊपर वाली अथॉरिटी तक पहुंच सके। द स्टेट शैल इनकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया। ठीक है, वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, तो वहां पे जो कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि फिर इन चीजों को सबको डील करेंगे, जो एक आम बंदा है उसकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। आर्टिकल नंबर 33 डील करता है द प्रोकियल एंड अदर सिमिलर प्रिजुडिसेस टू बी डिस्करेज्ड। मतलब प्रोकियल कहते हैं अलाकाई। ठीक है, प्रोकियल किसे कहते हैं? अलाकाई। द स्टेट shall discourage parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among the citizens। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक स्टेट है वो डिस्करेज करेगी, मतलब इलाकाई को या ऐसे, मतलब जो कह लें कि ये किसी शख्स या ग्रुप के बारे में मुनासिब सोच और समझ, ये जो इसको कहते हैं प्रिजुडिसेस को, ये कहते हैं तासुब को। ठीक है, किसी भी किस्म के इलाकाई तासुब को मतलब डिस्करेज किया जाएगा, कि जैसे कोई शख्स है या ग्रुप के बारे में हम मुनासिब सोच समझ के बगैर ही अपनी राय बना लेते हैं, तो ऐसी चीजों को क्या किया जाएगा? डिस्करेज किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 34 डील करता है फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। स्टेप्स शैल बी टेकन टू इंश्योर द फुल पार्टिसिपेशन। मतलब जो है वुमेन्स की जो होगी वो फुल पार्टिसिपेशन होगी। आर्टिकल नंबर 35 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। ठीक है, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी स्टेट। इसी तरह आर्टिकल नंबर 36 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। द स्टेट शैल सेफ गार्ड द लेगिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को, उनकी कह लें कि उनके राइट्स को, उनको सेफ गार्ड, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। 37 डील करता है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स। मतलब प्रमोट करेगा एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, मतलब सोशल जस्टिस, मतलब इंसाफ फराहम किया जाए, मतलब उसकी को फरोग दिया जाएगा, और जितनी भी सोशल एविल्स हैं इनको खत्म किया जाएगा। रिमूव इलिटरेसी। ठीक है, इलिटरेसी को रिमूव किया जाएगा एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन, और मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल। ठीक है, ये बस आप लोगों ने एक दफा ये सारा पढ़ लेना है। इसमें डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि जैसे ये नए सूबे वगैरह बनाए जा रहे हैं, डिवीजन वगैरह बनाए जा रहे हैं, इन्हें कहते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 38 किसे डील करता है? आर्टिकल नंबर 38 डील करता है द प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ द पीपल। ठीक है, इन्हें भी आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिक्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल, मतलब किसी भी सेक्स, कास्ट और इसके अलावा मतलब इसको साइड पे रखते हुए हम उनके सोशल और इकोनॉमिक फ्लॉ बहबूद के लिए कोशिश की जाएगी। ठीक है, तमाम शहरी को जो है विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज फराहम किए जाएंगे। इस तरह ये सारा आप लोगों ने एक दफा इसको पढ़ लेना। इलिमिनेट रिबा कम्प्लीटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 2028। मतलब रिबा जो है ये सूद को कहते हैं, मतलब जो ज्यादा हम उसके ऊपर ज्यादा रकम लेते हैं उसको ये कम किया जाएगा, रिमूव, इलिमिनेट किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 38 जो है ये डील करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस।
The state shall enable the people from all parts of Pakistan to participate in the armed forces of Pakistan, कि जो पाकिस्तान का शहरी है उसे आर्म फोर्सेस में फुल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा, बेशक वो फिर किसी भी बरादरी का हो। आर्टिकल नंबर 40 डील करता है द स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। ठीक है, कि जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें मजबूत किया जाएगा और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया जाएगा, ये सारा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, वैसे तो आर्टिकल 60 तक पढ़ना था, लेकिन जो ये पार्ट 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ठीक है, इसमें फेडरेशन बहुत एमसीक्यूज लिहाज से बहुत सी चीजें बन सकती हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, आप लोग उसको कवर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज।